Good morning to all of you. You're welcome in chemistry class. Dear student, in previous video we discussed some important compound of oxygen और हमारा जो मेन जो टॉपिक चल रहा था वो था पी ब्लॉक। और पी ब्लॉक में भी हमारा जो टॉपिक था वो था हमारा ग्रुप 16 एलिमेंट। पी ब्लॉक में भी जो हम डिस्कस कर रहे थे वो ग्रुप 16 के बारे में डिस्कस कर रहे थे, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। और उसमें भी ऑक्सीजन के जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड थे वो हमने डिस्कस किए। आज जो बात हम करेंगे वो करेंगे सल्फर के इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स की। दैट्स राइट। तो इसमें हम पहले जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर। एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर, सल्फर के एलोट्रॉप्स। अब यहाँ पर एक टर्म एलोट्रॉप्स है, तो एलोट्रॉप्स एक्चुअल में कहते किसको हैं, तो इसको भी आप समझ सकते हो एलोट्रॉप्स। हालांकि ऐसा 9th क्लास में कहीं आता है एलोट्रॉप्स किसको कहते हैं। तो देखिएगा किसी एक ही एलिमेंट के, एलिमेंट एक ही होना चाहिए, उस एलिमेंट की बहुत सारी डिफरेंट फॉर्म्स। एक ही एलिमेंट जब बहुत सारी फॉर्म में पाया जाता है तो एक ही एलिमेंट की बहुत सारी फॉर्म, बट नेसेसरी जो कंडीशन है वो ये है बेटा कि इन सारी की सारी फॉर्म का जो फिजिकल स्टेट है वो एक ही होना चाहिए। इन सारी की सारी फॉर्म का एक ही फिजिकल स्टेट होना चाहिए, सेम फिजिकल स्टेट। ठीक है। अगर किसी एलिमेंट की बहुत सारी फॉर्म हो और उन सब फॉर्म का फिजिकल स्टेट अगर एक ही हो तो बेटा इन सारी की सारी फॉर्म को हम क्या कहते हैं, एलोट्रॉप्स कहते हैं। दैट्स राइट। चलिएगा, तो जो सल्फ़र है उसके एलोट्रॉप्स की बात करें तो कहता है कि सल्फ़र जो होता है इसके बहुत सारे एलोट्रॉप्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। और इनमें से मेन जो है ना वो 2 एलोट्रॉप्स हैं इसके इम्पॉर्टेंट। पहला जो एलोट्रॉप है दैट इज़ रोम्बिक सल्फ़र, जो कि येलो कलर का होता है, इसको अल्फ़ा सल्फ़र भी कहते हैं। और सेकंड जो है दैट इज़ नंबर 2 इज़ मोनोक्लिनिक, जिसे हम बीटा सल्फ़र भी कहते हैं। ये दोनों के दोनों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट्स राइट। इन दोनों में भी जो सबसे बेस्ट जो क्वेश्चन बनता है एग्जाम के हिसाब से वो है द स्टेबल फॉर्म एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर जो स्टेबल फॉर्म होता है that is a rhombic sulfur, that's right, which transform to monoclinic sulfur when heated above 369 Kelvin। that's right, 369 Kelvin पर जब हम इसे हीट कर देते, 369 से ज़्यादा टेम्परेचर पर हीट कर देते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, मोनोक्लिनिक सल्फर में कन्वर्ट हो जाता है। that's right। तो ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में पूछा जाता है कि सल्फर का कौन सा एलोट्रॉप रूम टेम्परेचर पर ज़्यादा स्टेबल होता है, दैट इज़ रोम्बिक सल्फर। रूम आर से याद रख सकते हैं, रूम टेम्परेचर पर रोम्बिक सल्फर ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है बेटा, रूम पर रोम्बिक ज़्यादा स्टेबल होगा। और 369 पर जो है वो से अबाउ पर नहीं, से अबाउ टेम्परेचर पर कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, मोनोक्लिनिक ज़्यादा स्टेबल होगा। पहले जो हम डिस्कस करते हैं दैट इज़ रोम्बिक सल्फ़र या अल्फ़ा सल्फ़र। अल्फ़ा जो सल्फ़र होता है उसकी बात हम करते हैं। द एलोट्रॉपिक इज़ येलो कलर का होता है। ठीक है। दूसरी देखिएगा इसका मेल्टिंग पॉइंट भी आपको याद रखना है। इसका मेल्टिंग पॉइंट देखो कितना होता है, 385.8 केल्विन होता है। और इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है ये 2.06 होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम डेंसिटी से कोरिलेट कर सकते हैं। ठीक है। जब हम किसी भी कंपाउंड की जो डेंसिटी है उस डेंसिटी में वाटर की डेंसिटी का अगर डिवाइड लगा दें तो जो आपके पास निकलता है उसे हम कहते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है एक्चुअल में वो डेंसिटी को ही रिप्रेजेंट करती है। तो देखिएगा इसका एमपी इतना होता है और स्पेसिफिक ग्रेविटी इट मीन्स डेंसिटी जो है, प्योरली डेंसिटी तो नहीं है लेकिन डेंसिटी के फॉर्म में ही होता है ये, वो इतनी होती है। ठीक है, 2.06। अभी दूसरे वाले फॉर्म का जब पढ़ेंगे ना हम मोनोक्लिनिक का तो फिर इन दोनों चीज़ों में अंतर रहेगा, याद रखना है।
बनता कैसे रोम्बिक सल्फ़र? तो रोम्बिक सल्फ़र को बनाने के लिए क्या करना है आपको? इवोपरेटिंग द सॉल्यूशन ऑफ रोल सल्फ़र इन कार्बन डाइसल्फाइड। जो आपके पास में कच्चा जो सल्फ़र होता है, ठीक है ना, कास्टिंग मोल्टन जो सल्फ़र होता है, उस सल्फ़र को या उसकी जो रोड या स्टिक आपके पास में सल्फ़र की, उस सल्फ़र को लेकर के कार्बन डाइसल्फाइड में आपने डिज़ोल्व करना है, फिर उसका इवोपरेशन करा देंगे, ठीक है। तो जो कार्बन डाइसल्फाइड है वो इवोपरेट होके चला जाएगा और आपके पास में जो सल्फ़र बचेगा दैट इज़ रोम्बिक सल्फ़र, बट नथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट हेयर, ठीक है। इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर, ये आपको याद रखना है। ये वाटर में कैसा होता है? इनसॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर, बट किस में डिजोल्व हो जाता है? बेंजीन अल्कोहल इनमें डिजोल्व हो जाता है। और ये किस में बहुत रैपिडली डिजोल्व होता है? इट इज़ सॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड। इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में इनसॉल्युबल होता है बट कार्बन डाइसल्फाइड में सॉल्युबल होता है, दैट इज़ रोम्बिक सल्फ़र। रोम्बिक सल्फ़र के बाद में नेक्स्ट जो है दैट इज़ मोनोक्लिनिक सल्फ़र, दैट इज़ मोनोक्लिनिक सल्फ़र, ठीक है बेटा। मोनोक्लिनिक सल्फ़र जो है इसको हम क्या और नाम देंगे? इसका सेकंड जो नेम है दैट इज़ बीटा सल्फ़र भी हम इसको कहते हैं। इसका मेल्टिंग पॉइंट देखिए कितना है? 393। अब आपको थोड़ा सा यहाँ से याद रखना है, जो आपके पास में रोम्बिक सल्फ़र था उसका मेल्टिंग पॉइंट याद होना चाहिए, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको याद रखनी है, और जो मोनोक्लिनिक है उसका मेल्टिंग पॉइंट और उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी याद रखनी है। मोनोक्लिनिक का कितना है? तो देखिएगा 393 केल्विन तो इसका मेल्टिंग पॉइंट है और स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.98 केल्विन है। रोम्बिक का अगर आपको याद होना चाहिए तो अप्रॉक्सीमेट कितना था? 385 के लगभग था और स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.02 के लगभग थी, ठीक है। एक बार चेक कर लीजिए दोबारा से कितना था, तो देखो इसकी 385.5 और 2.06, 385.5 5.5 इतना तो इसका है मेल्टिंग पॉइंट और स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.06 ये। अब देखिए ये भी इन दोनों के बीच में डिफरेंस है बेटा, ठीक है, और ये जो डिफरेंस है इस पर एग्जाम में क्वेश्चन होते हैं। रोम्बिक सल्फ़र का देखो एमपी जो है ना वो मोनोक्लिनिक से लो है, एमपी लो है बट स्पेसिफिक ग्रेविटी हाई है, जबकि मोनोक्लिनिक जो है उसका एमपी कैसा है? एमपी हाई है बट स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसी होती है? लो होती है। रोम्बिक जो होता है ये रूम टेम्परेचर पर मोर स्टेबल होता है, बट ये कितने टेम्परेचर पर ज़्यादा स्टेबल होता है? 369 केल्विन से अबाउ टेम्परेचर पर ज़्यादा स्टेबल होता है, दैट्स राइट। ये इन दोनों में अंतर है जो कि आपको याद रखना ही पड़ेगा। रोम्बिक सल्फ़र जो होता है ये वाटर में कैसा होता है? वाटर में इनसॉल्युबल होता है बट कार्बन डाइसल्फाइड में सॉल्युबल होता है। इसकी बात अभी करते हैं, ठीक है। ये सॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड, ये भी कार्बन डाइसल्फाइड में सॉल्युबल होता है, इसका मतलब दोनों ही कार्बन डाइसल्फाइड में सॉल्युबल होते हैं, दैट्स राइट। दिस फॉर्म ऑफ सल्फ़र इज़ प्रिपेयर्ड बाई मेल्टिंग रोम्बिक सल्फ़र। जो मोनोक्लिनिक सल्फ़र होता है इसको किससे बनाया जाता है? जो रोम्बिक सल्फ़र होता है उससे ही बनाया जाता है, ठीक है। क्या करना है आपको? आपको रोम्बिक सल्फ़र लेना है, ये रोम्बिक सल्फ़र है, और इस रोम्बिक सल्फ़र को हीट कर देंगे तो ये मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट होने के बाद इसको क्या करना है? कूल करना है। कूल करोगे तो कब तक ठंडा करना है? तो इसके ऊपर क्या बन जाएगा? क्रस्ट बन जाएगा या इसके ऊपर पपड़ी बन जाएगी। पपड़ी बन गई है। पपड़ी बनने के बाद क्या करेंगे? इसके अंदर ये जो डिश है इस पपड़ी के अंदर हम क्या करेंगे? 2 होल कर देंगे, ठीक है। 2 होल बना दीजिए। 2 होल बना देंगे, उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि यहाँ पर जो लिक्विड अगर कुछ बचा है तो वो लिक्विड निकल के कहाँ आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। लिक्विड जो यहाँ पर बचा था वो निकल के कहाँ आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। और उसके बाद इस पपड़ी को या क्रस्ट को हटा देंगे, यहाँ से रिमूव कर देंगे, और रिमूव करने के बाद जो नीचे बचा है इसमें क्रिस्टल होंगे निडल लाइक, और ये जो क्रिस्टल होंगे ये किसके होंगे? ये मोनोक्लिनिक सल्फ़र के ही होंगे। ये जो होंगे ये किसके होंगे बेटा? मोनोक्लिनिक सल्फ़र के ही होंगे, दैट्स राइट। ऐसे करके हम इसको बना सकते हैं। 2 होल आर मेड इन द क्रस्ट एंड द रिमेनिंग लिक्विड
पॉर्ड आउट बाहर निकल जाएगा। ऑन रिमूविंग द क्रस्ट, क्रस्ट को हटा दोगे तो कलरलेस, क्रस्ट को हटा दोगे तो कलरलेस निडल शेप के क्रिस्टल बनेंगे जो कि आपके बीटा सल्फर होंगे। ठीक है। इट स्टेबल अबाउट 369 केल्विन से ज़्यादा टेम्परेचर पर स्टेबल होता है। ट्रांसफॉर्म इनटू अल्फ़ा सल्फ़र में बन जाएगा अगर आपने इसको टेम्परेचर को अबाउट 369 केल्विन किया है तो ये रोम्बिक जो है वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर आपने टेम्परेचर को कम कर दिया है, टेम्परेचर जो है वो कम होना चाहिए किससे, 369 केल्विन से, तो ये इसमें ट्रांसफॉर्म हो जाता है। दैट्स राइट। कन्वर्सली अल्फ़ा सल्फ़र इज स्टेबल बिलो 369, 369 से कम टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर ये ज़्यादा स्टेबल होता है और हाई टेम्परेचर पर ये ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है। 369 पर दोनों फॉर्म स्टेबल होती है, याद रखना है। 369 पर दोनों की दोनों फॉर्म स्टेबल होंगी, ये भी और ये भी दोनों फॉर्म कब स्टेबल होती है, 369 पर स्टेबल होती है। और ये जो टेम्परेचर होता है इस टेम्परेचर को ही हम ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं, ये आपको याद रखना है। ये हो गया रोम्बिक सल्फर दैट इज अल्फ़ा, मोनोक्लिनिक सल्फर दैट इज बीटा। ठीक है। अच्छा, इसमें भी टेंशन नहीं लेनी है, आजकल आप डाटा यूज़ लेते ही हो और डाटा जो है वो किसके फॉर्म में, MB के फॉर्म में, याद रखना MB के फॉर्म में मिलता है डाटा। कितने Mbps की स्पीड आ रही है, ठीक है ना, आगे तो Gbps की स्पीड आएगी, अभी Mbps की स्पीड आ रही है आपकी। ठीक है। 100 Mbps आ रहा है, Mbps इतने मेगाबाइट पर सेकेंड। MB याद रखना है, M का मतलब क्या है, M मीन्स होता है मोनोक्लिनिक। ठीक है बेटा, मोनोक्लिनिक। और B4 होता है बीटा सल्फर, मोनोक्लिनिक बीटा सल्फर को कहना है। दैट्स राइट। तो फिर अल्फ़ा सल्फर कौन सी होगी, वो रोम्बिक हो जाएगी। R से रूम टेम्परेचर, R से रोम्बिक, रूम टेम्परेचर पर रोम्बिक ज़्यादा स्टेबल होता है, 369 केल्विन ट्रांजिशन है। लोअर पर ये स्टेबल, हायर पर ये स्टेबल। ठीक है, ये इनका डिफरेंस हो जाएगा। यहाँ से कोई ना कोई जो क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ये लीजिए, सल्फ़र के ये जो एलोट्रॉप्स हो गए हैं, इन एलोट्रॉप्स के बाद अब हमें पढ़ना है सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ सल्फ़र। अब जो हम डिस्कस करेंगे वो क्या डिस्कस करेंगे, सम, अगला जो टॉपिक है वो है सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ सल्फ़र। सल्फ़र के कुछ इम्पॉर्टेंट कंपाउंड के बारे में डिस्कस करेंगे। और आपके सिलेबस में सल्फ़र के मेजर 3 जो कंपाउंड है वो दिए गए हैं। सबसे पहला जो है दैट इज़ सल्फ़र डाइऑक्साइड, नंबर 2 इज सल्फ्यूरिक एसिड एंड नंबर 3 इज़ ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फ़र। जो सल्फ़र है उसके ऑक्सो एसिड्स, दैट्स राइट, ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फ़र। तो सल्फ़र के ये जो 3 इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इन तीनों को हमें 1 बाय 1 डिस्कस करना है इन दिस क्लास। फर्स्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ सल्फ़र दैट इज़ सल्फ़र डाइऑक्साइड। तो अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो सल्फ़र डाइऑक्साइड के बारे में डिस्कस करेंगे। दैट्स राइट। सल्फ़र डाइऑक्साइड जो होता है SO2, क्या है ये, SO2 जो होता है सल्फ़र डाइऑक्साइड बेटा, सल्फ़र डाइऑक्साइड इज़ अ कलरलेस गैस विद पंजेंट स्मेल। बस अभी इतनी चीज़ याद रखो, सल्फ़र डाइऑक्साइड जो होती है ये कलरलेस गैस होती है, पंजेंट स्मेल वाली होती है, प्रैक्टिकल में याद रखना है। इसकी जो स्मेल होती है वो कैसी होती है बेटा, बर्निंग टायर्स लाइक होती है। टायर को जलाते हैं ना, वैसे स्मेल होती है। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों, तो बेटा टायर जो होता है ऑब्वियसली वो किसका बना होता है, रबर का बना होता है। रबर जो होता है उसकी क्वालिटी को बढ़ाने के लिए उसका वल्केनाइजेशन कराया जाता है, वल्कनाइजेशन कराया जाता है। और वल्केनाइजेशन में हम क्या करते हैं, इस रबड़ में सल्फ़र को एंटर करवा देते हैं, जिससे जब इस टायर को आप बर्न करोगे तो ऑब्वियसली इसमें सल्फ़र है, तो वो सल्फ़र जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और बर्निंग टायर का जो स्मोक होता है उस स्मोक में SO2 गैस निकलती है। ठीक है, तो SO2 गैस के कारण से टायर की, वो जलते हुए टायर की एक स्मेल आती है ना, बहुत पंजेंट वाली बेकार, वो जो स्मेल है वो SO2 की ही होती है। दैट्स राइट। तो बर्निंग टायर लाइक इसकी स्मेल होती है। अब
अभी इसकी प्रॉपर्टी पढ़ने से पहले हम इसको बनाने के मेथड्स और पढ़ लेते हैं कि SO2 को हम कैसे बनाते हैं। दस राइट। तो अभी जो हमारा टॉपिक है वो है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। तो अभी जो हमारा टॉपिक है दैट इज मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। SO2 को कैसे बनाएंगे? तो इसको बनाने के बेटा कई सारे मेथड्स होते हैं। इन मेथड में भी सबसे फर्स्ट जो मेथड है नंबर 1, सबसे पहला जो मेथड है वो मेथड हम इसको किससे बनाते हैं? इसको बनाते बाय कंबशन ऑफ सल्फर। बाय कंबशन ऑफ सल्फर। आपको क्या करना है? सीधा सल्फर लेना है। आपको क्या करना है बेटा? सीधा सल्फर लेना है। दस राइट। क्या करना है आपको? सीधा सल्फर लेना है और सल्फर लेकर के उस सल्फर का कंबशन कराना है। तो सल्फर का जब कंबशन कराओगे इसका मतलब सीधा सीधा सा उसकी ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कराओगे। दस राइट। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराओगे तो किसका फॉर्मेशन होगा? SO2 का फॉर्मेशन होगा, जलने लग जाएगी। इसके अलावा जो सल्फ़र होती है उसको हम किससे बनाते हैं? बाय रोस्टिंग से भी बनाते हैं। जब रोस्टिंग कराते हैं, ठीक है, तो रोस्टिंग जो है जर्नली किसका कराते हैं? सल्फाइड ओर का कराते हैं। जैसे ZNS इसके रोस्टिंग कराएंगे तो रोस्टिंग जो है वो एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में कराई जाती है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आप इस ओर को हीट करोगे तो जिंक जो है वो अपना ऑक्साइड बना लेगा, सल्फ़र अपना सल्फ़र डाइऑक्साइड बना लेगा। बैलेंस नहीं है तो 2 ले लीजिएगा ये, और ये कितने आपको रिक्वायर्ड हो जाएंगे? 3O2। दस राइट। इस तरीके से यहाँ से SO2 रिलीज होती है बाय रोस्टिंग में। और तीसरी जो रिएक्शन है वो इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके पास कॉपर की टर्निंग्स है, कॉपर पाउडर है, कॉपर टर्निंग्स है, और उस कॉपर की टर्निंग के ऊपर अगर आप क्या करते हो यहाँ से, अगर आप यहाँ से सल्फ्यूरिक एसिड अगर इसके ऊपर डाल देते हो, एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड अगर डाल देते हो H2SO4 एक्वस, तो क्या होता है बेटा? यहाँ से सल्फ्यूरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल इसके साथ रिएक्ट कर लेते हैं। दस राइट। और कॉपर क्या करता है? एक SO4 के साथ मिलके कॉपर सल्फेट बना देता है, और होगा क्या? ये यहाँ के दोनों H2, ये दोनों यहाँ के H2, ये दोनों मिल करके यहाँ से 2 ऑक्सीजन को कैप्ट करके 2 वाटर बना देते हैं। अब इस SO4 से 2 ऑक्सीजन चले गए तो क्या बच जाएगा? SO2 बच जाएगा। इस तरीके से यहाँ से भी SO2 जो गैस है वो रिलीज होती है। तो ये हो गया इनका मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन होने के बाद में अब आता है इसकी प्रॉपर्टी में पहली बात हमने बता दी, गैस होती है। दूसरी चीज़ सुनिएगा, हाईली सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, ये वाटर में कैसी होती है? बहुत ज़्यादा सॉल्युबल होती है। इसके अलावा और इसकी जो प्रॉपर्टी है वो सुनिए, इट लिक्विफाइज एट रूम टेम्परेचर अंडर अ प्रेशर ऑफ 2 एटमॉस्फेयर। इसका मतलब ये बहुत इजीली लिक्विफाइड हो जाती है। रूम टेम्परेचर पर ये गैस रखी, बस केवल आपको 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर ही अप्लाई करना है। नॉर्मली हमारा यहाँ का जो एयर प्रेशर है वो कितना होता है? 1 एटमॉस्फेयर तो होता ही है। आपको बस थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करो तो ये किस में कन्वर्ट हो जाती है? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। ईजीली लिक्विफाइड होती है SO2। ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 263 केल्विन इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस हमने कहा हाईली सॉल्युबल होती है वाटर में। व्हेन पास्ड थ्रू वाटर, जब इसको वाटर में पास करोगे तो ये क्या बना लेती है? सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरस एसिड बना लेती है। तो ये SO2 गैस है, इसको जब आप वाटर में पास करोगे तो दोनों कंबाइंड होकर क्या बना देगी? सल्फ्यूरस एसिड बना देगी। दस राइट। अगर हम इसी सल्फर डाइऑक्साइड गैस को इट रिएक्ट रेडिली विद सोडियम हाइड्रोक्साइड में अगर पास करेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में पास करने पर पहले क्या बनाती है? ये सोडियम सल्फाइट बनाती है। और फिर अगर हम इसको अगेन एक्सिस में पास करें, ठीक है ना, फिर से पास करें मोर सल्फर डाइऑक्साइड के साथ, मतलब ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड पास करें तो जो सोडियम सल्फाइड होता है, यही सोडियम सल्फाइड सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास में क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इस सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में आपको क्या पास करनी है? यहाँ से आपको पास करनी है SO2। तो क्या होता है? यहाँ से ये वाटर जो है ये बाहर चला जाएगा और ये सब कंबाइंड होकर क्या बन जाएगा?
Na2SO3 साथ में वाटर। और इस सॉल्यूशन में अगर अब आपने क्या किया, बाहर से और SO2 पास कर दी, दैट्स राइट। तो क्या होता है यहाँ से SO2, यहाँ से OH। तो इस वाटर को मैं यहाँ ऐसा ना लिख करके इस वाटर को यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके से लिख दूँ HOH, या लीजिए वाटर, ठीक है। और ये जो दो सोडियम है Na2, इन Na2 को भी मैं कैसे लिख दूँ, यहाँ से इस Na2 को भी मैं 2 Na अलग करके लिख दूँ, Na एंड Na, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ से ये सब और यहाँ से ये Na मिलके क्या बना देंगे, NaHSO3। और यहाँ से भी क्या बन गया Na, और ये H यहाँ से आ जाएगा, ये बन गया NaHSO3। तो इस तरीके से सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड बन जाएगा। सेम किसकी तरीके से है, सिमिलर टू कार्बन डाइऑक्साइड। ये बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड की तरीके से है। क्यों, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को जब आप वाटर में पास करोगे तो CO2 और वाटर दोनों रिएक्ट करके क्या बना देते हैं, H2CO3 कार्बोनिक एसिड। ऐसे ही SO2 और वाटर ने बना दिया सल्फ्यूरिक एसिड। ऐसे ही जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड ले करके इसमें CO2 पास करोगे तो ये बनाता है Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, यहाँ बना है सोडियम सल्फाइड। फिर इसमें एक्सिस में आप CO2 और पास करोगे तो ये बनाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और यहाँ बना है सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। तो सिमिलर इसकी जो रिएक्शंस हैं बिल्कुल वो किसके सिमिलर है, सेम इसकी जो रिएक्शंस है वो कार्बन डाइऑक्साइड के सिमिलर हैं। दैट्स राइट। ये आपका हो गया है सल्फ़र डाइऑक्साइड की कुछ प्रॉपर्टीज़। इसके अलावा अभी इसकी कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो बची हुई हैं, उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। देखिएगा इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी में देखिएगा, सल्फ़र डाइऑक्साइड जो गैस होती है ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर लेती है चारकोल की प्रेजेंस में, ठीक है। और क्या बनाती है, सल्फ्यूरिल क्लोराइड, बस कंबाइंड हो जाते हैं, सल्फ्यूरिल क्लोराइड बन जाता है। तो SO2 + Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ चारकोल क्या बन जाता है, SO2Cl2 सल्फ्यूरिल क्लोराइड। इसके अलावा ठीक है इसका ऑक्सीडेशन भी हो जाता है, और ऑक्सीडेशन हो करके जो सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस है ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। किसके प्रेजेंस में, V2O5 की प्रेजेंस में। और ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में यूज होती है, ठीक है। SO2 O2 V2O5 के प्रेजेंस में क्या बन जाएगा, SO3 बन जाएगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाएगा। इसके अलावा ये जो दो रिएक्शन सब लिखी हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, एग्ज़ाम के हिसाब से। क्या है, ये है व्हेन मोइस्ट सल्फर डाइऑक्साइड, मोइस्ट जो सल्फ़र डाइऑक्साइड होती है बिहेव एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, किसकी तरह बिहेव करती है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करती है। और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करती है तो ये क्या क्या काम करती है, पहला सुनिए, ये जो आयरन थर्ड, इसका मतलब फेरिक आयन होते हैं उनको फेरस आयन में रिड्यूस कर देती है, फेरिक को फेरस आयनों में रिड्यूस कर देती है। यहाँ पर ये आपके पास में फेरस आयन है, यहाँ मोइस्ट SO2 है, तो अगर आपने मोइस्ट SO2 वहाँ पर डाल दी है फेरिक आयनों में तो ये फेरिक जो आयन है तो देखो यहाँ पर +3 चार्ज है, इसको फेरस में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, और खुद ने क्या किया, खुद ने अपना ऑक्सीडेशन कर लिया है। तो कुछ इस तरीके से रिएक्शन हो गई है। ये फेरिक आयन है, ये फेरिक आयन है, यहाँ पर आपने क्या पास की है, SO2, और मोस्ट यहाँ पर प्रेजेंट है, मोस्ट प्रेजेंट है, तो इसका मतलब वाटर यहाँ पर है, HOH HOH, ये लीजिए। इसका रिडक्शन जब ये कर देगी तो क्या करती है, यहाँ से ये SO2 जो है वो इन दोनों ऑक्सीजन को यहाँ से कैप्ट करेगी, और इन दोनों को क्या करेगी, बॉन्ड को ब्रेक करवा के H पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, O नेगेटिव टू O नेगेटिव टू, दैट्स राइट। और क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन इसको रिलीज करके दे देता है, ये एक इलेक्ट्रॉन इसको रिलीज करके दे देता है, जिससे क्या बन जाएगा, SO2 तो ये है, वो ऑक्सीजन जब एक इलेक्ट्रॉन इसको रिलीज कर देगी तो O नेगेटिव, और ये ऑक्सीजन जब एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगी तो O नेगेटिव, जिससे मिला के क्या बन जाएगा, सल्फेट बन जाएगा, SO4 नेगेटिव 2,
अब एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Fe+2 में। इसने इसको गेन किया तो ये भी Fe+2 में, दैट्स राइट। और यहाँ से क्या बन गए ये बन गए 4H पॉजिटिव आयन्स। इस तरीके से 4H पॉजिटिव आयन बन जाएंगे, सल्फेट बन जाएगा, और दोनों के दोनों जो फेरिक आयन है वो फेरस में रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है बेटा। इसके अलावा और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि जो मॉइस्ट SO2 होती है वो क्या करती है, वो एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट का जो सॉल्यूशन होता है, एसिडिक KMnO4 का जो सॉल्यूशन होता है, और आपको पता होना चाहिए बेटा KMnO4 का जो सॉल्यूशन होता है ये तो पर्पल कलर का होता है, और जब इसमें हम SO2 पास कर देते हैं तो ये उसको क्या कर देती है, डीकलराइज कर देती है, उसका जो पर्पल कलर है वो गायब हो जाता है। और ये जो रिएक्शन है ये प्रैक्टिकल में SO2 के टेस्ट में काम आती है, दैट्स राइट। मान लीजिए कोई टेस्ट ट्यूब है, अगर उस टेस्ट ट्यूब में क्या बन रही है, SO2 गैस अगर वहाँ से निकल रही है। अब आपको कहा जाए कि प्रैक्टिकली प्रूव कैसे करोगे कि आने वाली गैस SO2 ही है, तो आप क्या करेंगे, इस निकलने वाली गैस को क्या करेंगे, दूसरी टेस्ट ट्यूब लेंगे जिसमें कौन सा सॉल्यूशन होगा, KMnO4, जो कि कौन से कलर का होने वाला है, पर्पल कलर का होने वाला है, उसमें पास करोगे तो इसका जो पर्पल कलर है वो पर्पल कलर क्या हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा। ठीक है, गायब हो जाएगा। क्या रिएक्शन वहाँ पर होती है, तो ये रिएक्शन है जब आप SO2 गैस पास करोगे KMnO4 के सॉल्यूशन में एसिडिक में, तो क्या होगा बेटा, SO2 खुद को तो ऑक्सीडाइज कर लेगी, खुद तो सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगी, वाटर से H पॉजिटिव आयन बना देगी, और ये जो आपके पास परमैग्नेट आयन है उनको किस में रिड्यूस कर देगी, उनको रिड्यूस कर देती है Mn+2 आयन में रिड्यूस कर देती है, दैट्स राइट। ये होगी इसकी प्रॉपर्टीज़। इसकी प्रॉपर्टीज़ के बाद में फिर जो सल्फर डाइऑक्साइड है, इस सल्फर डाइऑक्साइड का आता है नेक्स्ट टॉपिक, स्ट्रक्चर और इसके यूजेज। सल्फर डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर, इसका जो स्ट्रक्चर है वो एंगुलर होता है, और किसके जैसा होता है बेटा, इसका जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल ओजोन के जैसा होता है। ओजोन में क्या था, बस यहाँ ऑक्सीजन थी, इसमें यहाँ सल्फर आ गया है। ठीक है, इसकी कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होती है, 2 कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनती है, या 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है, फर्स्ट और सेकंड। तो इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड होगा वो इन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का कंबाइंड फॉर्म होता है, या इसकी जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होती है वो 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का हाइब्रिड होती है। और आप देखिएगा इन दोनों ऑक्सीजन्स में देखिएगा सल्फर के साथ ये भी ऑक्सीजन, ये भी, इस ऑक्सीजन ने डबल बनाया बट यहाँ सिंगल बनाया, तो रेजोनेंस हाइब्रिड में कौन सा बॉन्ड होगा, ये डबल भी होगा सिंगल भी होगा। इस सल्फर और ऑक्सीजन में सिंगल भी है डबल भी है, तो इसके साथ ये पार्शली डबल बॉन्ड होगा। इस तरीके से ये होता है इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। और इसमें भी दोनों की दोनों जो बॉन्ड लेंथ है, बोथ बॉन्ड लेंथ, दोनों की दोनों जो बॉन्ड लेंथ है वो कैसी होती है, दोनों की दोनों बॉन्ड लेंथ इक्वल होती है, सेम होती है, दैट्स राइट। इसके बाद में फिर आता है इसका यूजेज, ये कहाँ काम आती है, रिफाइनिंग पेट्रोलियम और शुगर में काम आती है, ब्लीचिंग में काम आती है, एंटी क्लोर डिसइंफेक्टेंट प्रेजर्वेटिव में काम आती है, सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फेट बनाने में काम, सल्फाइड बनाने में काम आती है। लिक्विड SO2 जो होती है उसको हम सॉल्वेंट की तरह भी काम करते हैं। और यहाँ पर एक इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, और वो ये लिखा है कि इसका जो ब्लीचिंग एक्शन होता है वो ब्लीचिंग एक्शन क्या होता है, एक्शन इज टेम्परेरी होता है। इसका जो ब्लीचिंग एक्शन है वो कैसा होता है बेटा, टेम्परेरी होता है। क्यों होता है टेम्परेरी, ड्यू टू इट्स रिड्यूसिंग एक्शन। इसका नेचर कैसा है, रिड्यूसिंग नेचर है इसलिए, ठीक है, टेम्परेरी होता है। कैसे कि अगर आपके पास में कोई भी कंपाउंड है, कपड़ा है, वूल, सिल्क, कुछ भी है, उसके ऊपर क्या होगा, कलर होगा, कलर है। अब इसके ऊपर अगर आपने SO2 डाला तो SO2 का रिड्यूसिंग नेचर है, तो ये क्या करता है, ये यहाँ से ऑक्सीजन ले लेता है, जिससे क्या कर देता है, इसका जो कलर है वो कलर क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, डिसकलराइज हो जाएगा ये, ठीक है ना, गायब हो जाएगा कलर इसका। अब देखिएगा टेम्परेरी क्यों है, अब अगर आपके पास में ये कपड़ा है या वूल, सिल्क, जो भी आपके पास मटेरियल है, इसको जब आप एयर में रखोगे तो बेटा एयर में क्या प्रेजेंट होती है, एयर में ऑक्सीजन होती है। तो ऑक्सीजन अगेन इस
कंपाउंड के साथ में इस कंटेंट के साथ रिएक्ट कर लेती है और फिर से ये कलरफुल हो जाता है। ठीक है, तो डीकलराइज जो किया है SO2 ने इसको, वो किसके कारण से किया, तो इसका रिड्यूसिंग नेचर है ना, इस कारण से। और इसने उस कपड़े से क्या कैप्ट कर ली है, ऑक्सीजन पकड़ ली है। ठीक है ना, जिससे उसका रिडक्शन हो गया, उसका क्या हो गया है, डिकलराइजेशन हो गया है। अब उसको एयर में रखोगे तो एयर में ऑक्सीजन है तो वो वापस रिएक्ट कर लेगा, जिससे फिर से कलरफुल हो जाता है। इसलिए इसका जो ब्लीचिंग इफेक्ट है वो टेम्परेरी होता है। याद रखना है आपको, ब्लीचिंग इफेक्ट टेम्परेरी होता है। लेकिन आगे हम जब क्लोरीन के बारे में डिस्कस करेंगे तो क्लोरीन जो होती है बेटा, उसका भी ब्लीचिंग इफेक्ट होता है, लेकिन वो टेम्परेरी नहीं होता, वो परमानेंट होता है। ठीक है ना, उसका लॉजिक अलग है। यहाँ पर लॉजिक क्या है कि SO2 का रिड्यूसिंग नेचर होता है ना, तो उसको रिड्यूज करेगी और एयर उसको वापस से ऑक्सीडाइज कर देगी, तो फिर से उसका कलर आ जाएगा। सो इट्स रिड्यूसिंग नेचर, इट्स जो ब्लीचिंग नेचर है वो कैसा है, टेम्परेरी होता है। इस तरीके से सल्फ़र का फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट कंपाउंड है दैट इज सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है वो हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फ़र। सल्फ़र के ऑक्सो एसिड के बारे में डिस्कस करेंगे। अब आपको माइंड मारा होगा सर ये ऑक्सो एसिड का मतलब क्या होता है। ऐसा 11th में पढ़ते हैं कि ऑक्सो एसिड का मीन क्या होता है बेटा। ऑक्सो एसिड का मतलब होता है कि अगर आपके पास कोई एलिमेंट हो, अगर इस एलिमेंट के ऊपर ऑक्सो ग्रुप जुड़ा हो, मतलब डबल बॉन्ड, और अगर उसी से ही OH भी जुड़ा हो ताकि वो अपना H रिलीज कर सके और एसिड की तरह बिहेव करे, तो जिसमें एक ही एलिमेंट पर डबल बॉन्ड O और OH दोनों जुड़े हों तो ऐसे कंपाउंड ऑक्सो एसिड कहलाते हैं। जैसे HNO3 जो है, HNO2 जो है, ये दोनों नाइट्रोजन के ऑक्सो एसिड्स हैं, क्योंकि इनके स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन पर एक डबल बॉन्ड O तो होता ही है और एक OH होता है। दैट्स राइट, HNO2 का यही स्ट्रक्चर है, HNO3 में बस इसके साथ एक ऑक्सीजन और जुड़ जाती है। ऐसे ही जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4, इसमें सल्फर पर डबल बॉन्ड O तो होता ही है, साथ में OH होता है, बाकी की और वैलेंसी के साथ डबल बॉन्ड और एक OH और जुड़ जाता है। तो देखिएगा ये दोनों चीज़ें आ गई। ऐसे ही फॉस्फोरस है H3PO4 H3PO3, तो उसमें क्या फॉस्फोरस पे डबल बॉन्ड O तो होगा और OH जुड़े होंगे, बाकी की जो वैलेंसीज हैं उन वैलेंसीज को आप पूरा कर सकते हैं, ले लीजिए जो भी जुड़ना है। तो अगर एक ही एलिमेंट या एक एलिमेंट के एक ही एटम जो है, उस एटम पर डबल बॉन्ड O ऑक्सो ग्रुप भी जुड़ा है और OH ग्रुप भी जुड़ा है, जिससे वो एसिड की तरह बिहेव कर सके, दोज आर नोन एज ऑक्सो एसिड्स। ठीक है, तो जो सल्फ़र होता है बेटा, ये सल्फ़र भी बहुत टाइप के ऑक्सो एसिड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो सल्फ़र की जो मेजर ऑक्सो एसिड्स हैं ना, अब हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे कि सल्फ़र के मेजर ऑक्सो एसिड्स कौन कौन से होते हैं। तो इनको याद भी रखना है और इनका स्ट्रक्चर भी आपको याद रखना है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। देखिएगा H2SO3, एक होता है H2SO4, ये जो है ये होता है सल्फ्यूरस एसिड, दैट इज सल्फ्यूरस एसिड है, जबकि H2SO4 ये होता है सल्फ्यूरिक एसिड, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड है। ये तो दो कॉमन हो गए आपके, सल्फ्यूरस और सल्फ्यूरिक। अब देखो एक होता है पायरो। पायरो में आपको क्या करना है, आपको हीट करना है और हीट करके दो मॉलिक्यूल जो हैं उन दो मॉलिक्यूल में से आपको एक वाटर जो है वो बाहर निकाल देना है, तो पायरो सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। तो पायरो सल्फ्यूरिक एसिड क्या होगा, तो आपको क्या करना है, सल्फ्यूरिक एसिड लेना है। तो एक सल्फ्यूरिक एसिड ये, दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड ये, दोनों आपको लेने हैं। क्या बन जाएगा, H2S2, ऑक्सीजन 4 और 4 कितनी हो जाएगी, 4 और 4 जो है वो आपकी हो जाएगी 8, लेकिन H2 और H2 तो H4 हो गया बेटा ये तो। ठीक है, अब इससे आपको एक वाटर निकालना है। एक वाटर निकालोगे तो 2 H यहाँ से जाएंगे, एक ऑक्सीजन यहाँ से जाएगी, तो क्या बन जाएगा, H2H2O7 बन जाएगा ये। और ये जो H2H2O7 बना है, इसी को हम क्या कहते हैं, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं, दैट इज पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। इसी को ओलियम भी कहते हैं, इसी को हम डाई सल्फ्यूरिक एसिड भी कह देते हैं। ठीक है, तो अब मैं इसको पूरे को रफ कर दूं और सीधा वहाँ पर उठा करके लिख देता हूँ। तो क्या है ये, H2
H2O7 क्या है ये, दैट इज पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। इसी का ही नाम होता है ओलियम। इसी का ही क्या नाम होता है बेटा, ओलियम। ओलियम भी होता है इसी का नाम। इसी को ही हम डाई सल्फ्यूरिक एसिड भी कह देते हैं, डाई सल्फ्यूरिक एसिड भी कह देते हैं। बस अब आपको ये तीन ही याद रखने मेजर, तो बाकी के जो हैं उनको हम इनको देख करके बना सकते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड, इसका स्ट्रक्चर बनाना है तो सबसे पहले सल्फ़र लिखेंगे। अब सल्फ़र जो है उस पर क्या कर रहे हैं, ऑक्सो एसिड है ना, तो एक डबल बॉन्ड हो तो आपको लगाना है, एक डबल बॉन्ड ओ लगा दिया आपने, ले लीजिए। अब बाकी के जो ऑक्सीजन बचे हैं, हाइड्रोजन बचे, उनको जोड़ दीजिए। कितने ऑक्सीजन बचे हैं, 2, तो 2 ऑक्सीजन आप जोड़ेंगे और दोनों के साथ में हाइड्रोजन लगा देंगे तो 2 OH बन जाएंगे, दैट इज सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फ़र आपके पास होगा, ठीक है, कितने ऑक्सीजन है, 4, जिसमें से आपको 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O से जोड़नी है और 2 क्या आ जाएंगे, OH आ जाएंगे, दस राइट। अब आपके पास में क्या है, अब है आपके पास में पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड के अंदर कितने सल्फ़र होंगे, 2 सल्फ़र होंगे, कह लीजिए 2 सल्फ़र। ऑक्सीजन कितनी है, 7। अब 7 ऑक्सीजन बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकती, तो इसका मतलब एक ऑक्सीजन दोनों में क्या है, कॉमन। अब कितनी बच गई, 6 को बराबर बांटो तो 3 ऑक्सीजन आ जाएगी। तो आपको क्या करना है, 3 इसके हिस्से में आई हैं तो 2 तो डबल बॉन्ड O से और 1 OH कर दीजिए, और 3 इसके हिस्से में आई है तो 2 डबल बॉन्ड O से और 1 OH कर दीजिए, दैट इज पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। अब है पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। तो ये है तो डाइसल्फ्यूरिक एसिड ही, लेकिन पर ऑक्सो बनाना है, पर ऑक्सो का मतलब परऑक्साइड बनाना है। तो परऑक्साइड बनाने के लिए एक ऑक्सीजन ला करके यहाँ इंटर करा दीजिए, तो ऑक्सीजन के साथ में दूसरी ऑक्सीजन जुड़ जाएगी। और आपको पता है जब ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन जुड़े तो उसको हम परऑक्साइड कहेंगे कि नहीं कहेंगे। देखिए बाकी का पूरा ऐसा ही रहेगा। तो ये बनेगा H2S2O8, दैट इज पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, दस राइट। इसके अलावा ये आपका है सल्फ्यूरिक एसिड। अगर इस सल्फ्यूरिक एसिड में भी हम एक एक्स्ट्रा O ला करके एंटर करा दें कहीं भी यहाँ, तो क्या बन जाएगा, बनेगा S के ऊपर डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, एक OH है ही ऑलरेडी, एक और O एंटर करा दिया आपने, यह लीजिए। तो अब जो कंपाउंड आपके पास बन गया है, ये कौन सा कंपाउंड बन गया है, अब जो कंपाउंड आपके पास बन गया है, ये आपके पास कंपाउंड बन गया है H2S, एक ही है, H2S एक ही, और ऑक्सीजन कितनी होगी, ये 5 हो गई है। तो जब 4 थी तो सल्फ्यूरिक एसिड था, 5 हो गई है ना, 5 होते हैं, देखो यहाँ ऑक्सीजन से ऑक्सीजन जुड़ गई, परऑक्साइड बन गई। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कह देंगे H2SO5 बन गए, इसको कहेंगे परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, ले लीजिए। तो ये हो गए आपके सल्फ़र के कुछ इम्पॉर्टेंट ऑक्सो एसिड्स जो कि आपको याद रखने हैं, दस राइट। इसके अलावा एक और होता है डाईथायोनस एसिड, एक और होता है डाईथायोनस एसिड। डाईथायोनस एसिड में क्या होता है, थायोनस, थायोनस का मतलब क्या है, सल्फ्यूरस, ठीक है, डाईथायोनस। तो 2 सल्फ्यूरस एसिड आपको जोड़ने हैं, 2 कैसे जुड़ेंगे, डाईथायोनस, 2 सल्फ्यूरिक एसिड जोड़ दीजिए, 2 सल्फ्यूरस डाईथायोनस, इसका फॉर्मूला होता है H2S2O4, दैट्स राइट, दैट इज डाईथायोनस एसिड। स्ट्रक्चर क्या होगा, देखिएगा कितने सल्फर हैं, 2 सल्फर, ऑक्सीजन कितनी है, 4, तो 4 है तो बराबर बराबर बांट दो भाई, ले लीजिए, 2 इसको दे दी, 2 इसको। हाइड्रोजन कितने हैं, 2, एक इसको दे दो और एक इसको दे दो, ये लीजिए, और दोनों को जोड़ दो, दैट इज डाईथायोनस एसिड। ये हो गए सल्फर के ऑक्सो एसिड, 1 2 3 4 5, ठीक है, उसके बाद में 6 मेजर जो ऑक्सो एसिड्स हैं वो हो गए हैं। आपको क्या करना है, सारे ऑक्सो एसिड्स लिखने हैं और इनका स्ट्रक्चर जो है वो ड्रा करना सीखना है, दस राइट, स्ट्रक्चर जो है वो ड्रा करेंगे। एक चीज़ और यहाँ पर याद रखनी है आपको कि जो आपका ये जो है ना डाईथायोनस एसिड, बस इसमें याद रखना है,
डाइथायोनस वाले में याद रखना है, इसमें सल्फर की वैलेंसी 4 होती है। बाकी के जितने भी हैं इनमें सब में सल्फर की जो वैलेंसी है वो 6 है। सल्फर को 6 बॉन्ड बनाने हैं, तो ये याद रखना है कैसे ना कैसे करें उसके 6 बॉन्ड बनने चाहिए। जैसे यहाँ 2 2 4 5 6 हो गए, 2 2 4 5 6 हो गए, 2 2 4 5 6 हो गए। सब के अंदर देखिए सल्फर के 6 बॉन्ड हैं। बस केवल इसमें कितने बॉन्ड है? 4 बॉन्ड है। ठीक है, और इसी से ही हमने क्या बनाया है? डाइथायोनस। तो यहाँ पर भी कितने बॉन्ड होंगे? 4 बॉन्ड होंगे। दैट्स राइट। तो 2-3 बार आप अगर इसको लिख करके प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये सारे के सारे याद हो जाएंगे। ये हो गए हैं ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। अब हम सल्फर का लास्ट जो कंपाउंड है वो डिस्कस करेंगे। अब हम सल्फर का लास्ट जो कंपाउंड है वो डिस्कस करेंगे, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। फॉर्मूला क्या होता है सल्फ्यूरिक एसिड का? H2SO4। सबसे पहले इसको बनाने का मेथड्स, हालांकि इस बार ये सिलेबस में नहीं है, बस फिर भी हमें आना चाहिए। देखो सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है ये क्या होता है? ये तेजाब होता है। ठीक है ना, गंगा जल, देखिए मूवी गंगा जल सब पवित्र कर दे। ठीक है ना, तो इस तेजाब से तो हमेशा बच के रहना चाहिए, याद रखना है, बच के रहना। रे बाबा, बच के रहना। बच के रहने का मतलब है ये हमारी स्किन के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। किस पे नहीं आना चाहिए? कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। अगर कांटेक्ट में आएगा तो ये जला देगा। ठीक है, कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए, इसलिए हम इसे कांटेक्ट प्रोसेस से ही बनाते हैं। 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में कि सल्फ्यूरिक एसिड को बनाने की प्रोसेस का क्या नाम है? दैट इज कांटेक्ट प्रोसेस। ठीक है, कांटेक्ट जो प्रोसेस होता है इस प्रोसेस के अंदर कई स्टेप्स होते हैं। तो बहुत ब्रीफ में हम ये डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले क्या करते हैं इस प्रोसेस में, कांटेक्ट प्रोसेस में, सल्फ़र को या फिर जो सल्फाइड ओर होते हैं उनको कंबस्ट करा करके और SO2 गैस बनाते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में सल्फ़र को कंबशन कराना है, ठीक है, और SO2 गैस बनानी है। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे? जो SO2 गैस आपके पास बनी उसको किस में कन्वर्ट करना है? SO3 में। तो सेकंड जो स्टेप होता है उसमें SO2 गैस आपके पास में है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे V2O5 की प्रेजेंस में, तो ये OO के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगी? SO3 बना देगी, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, फिर ये जो सल्फर ट्राइऑक्साइड यहाँ से बनता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस जो बनती है, इस गैस को क्या करते हैं? पहले से थोड़ा बहुत जो बना हुआ सल्फ्यूरिक एसिड है आपके पास में, उसके अंदर H2SO4 उसमें इसको एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे H2S2O7 इट मीन्स ओलियम बनता है। और ये जो ओलियम यहाँ पर बना होता है, इस ओलियम को फिर हम डाइल्यूट करते हैं, वाटर मिला देते हैं। डाइल्यूट करेंगे तो ये डिकम्पोज हो जाएगा, और डिकम्पोज होकर के क्या बना देता है? ये दोनों के दोनों H यहाँ करके, ऑक्सीजन यहाँ करके टूट जाएगा और 2 सल्फ्यूरिक एसिड ये बना देता है। इस तरीके से हम क्या करते हैं बेटा? यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड बनाते कॉन्टैक्ट प्रोसेस से। बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, बट ब्रीफ में आपको इतना ही याद रखना है, ये स्टेप्स आपको याद रखने हैं। दैट्स राइट। कैटलिस्ट यहाँ पर क्या काम में लेते हैं? V2O5 कैटलिस्ट जो है वो काम में लेते हैं। ये जो रिएक्शन होती है SO2 से O2 बनने वाली, देखिएगा ये रिएक्शन कैसी होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, रिवर्सिबल है। तो फेवरेबल कंडीशन क्या होगी? देखिएगा दूसरा एक, देखिएगा यहाँ पर देखो कितने हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स 2, और यहाँ कितना है? नंबर ऑफ मोल 1। 3 मोल आप ले रहे हो गैस के और 2 मोल बन रहे हैं, इसका मतलब प्रेशर आपको हाई अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर लो होना चाहिए। तो फेवरेबल कंडीशन यहाँ पर याद रखनी है, पूछी जाती है। एक अमोनिया के बनाने की जो हैबर प्रोसेस था उसकी आपने फेवरेबल कंडीशन देखी थी आपने, ठीक है, और यहाँ की फेवरेबल कंडीशन देखिए क्या है कि यहाँ टेम्परेचर क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए। दैट्स राइट। और उसके बाद में प्रेशर कैसा होना चाहिए? हाई होना चाहिए। और वहाँ पर भी यही कंडीशन थी, वहाँ पर भी लो टेम्परेचर होना चाहिए था अप्रोक्स 700 केल्विन, और प्रेशर वहाँ हाई होना चाहिए था, प्रेशर यहाँ पर भी हाई होना चाहिए। ये फेवरेबल कंडीशंस है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। दैट्स राइट। बट यहाँ इंपॉर्टेंट अभी कुछ भी नहीं हुआ है। अब ये जो सल्फ्यूरिक एसिड बना, इस सल्फ्यूरिक एसिड की प्रॉपर्टी जो है ना, वहाँ से क्वेश्चन बनता है और ये आपको याद रखना है। देखिएगा क्या क्या प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड इज अ कलरलेस,
कलर नहीं होता है इसका, डेंस बहुत गाढ़ा होता है, ऑयल जैसा होता है, लिक्विड होता है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी देखिए कितनी है, इतनी है 298 केल्विन पर। फ्रीजिंग पॉइंट इतना होता है, बॉइलिंग पॉइंट इतना होता है। दैट्स राइट। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है वो देखिएगा। इट डिजोल्व इन वाटर विद द इवोल्यूशन ऑफ अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ हीट। अगर आप क्या करोगे, वाटर के अंदर, वाटर आपके पास है और सल्फ्यूरिक एसिड, अगर इन दोनों को मिलाओगे तो इस दौरान जो रिएक्शन होती है वो बहुत एक्सोथर्मिक होती है, एक्सोथर्मिक होती है। दैट्स राइट, बहुत ज़्यादा हीट बाहर निकलती है। ठीक है, अब देखिएगा, द कंसनट्रेटेड एसिड मस्ट बी एडेड स्लोली इनटू वाटर दिस कॉन्स्टेंट स्टीरिंग, विद कांस्टेंट स्टीरिंग। यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है और पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है देखिएगा, वाटर और सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, पहली चीज़ तो क्यों होती है, और दूसरी चीज़, अच्छा अभी बात करते हैं। देखो सल्फ्यूरिक एसिड है ना, उसका बॉइलिंग पॉइंट है ना, पहले यहाँ से समझो। सल्फ्यूरिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाई है, 611 केल्विन होता है। क्यों, तो उसका आंसर सुनिएगा, वाई। ये क्वेश्चन एक तो बनेगा, सल्फ्यूरिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है क्यों, क्योंकि बेटा सल्फ्यूरिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। सल्फ्यूरिक एसिड में क्या प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। कैसे बनता है, तो देखो ऐसे बना सकते हैं, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, एस डबल बॉन्ड ओ, और दो क्या होते हैं, ओ एच इसके ऊपर, यही तो है सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, ऐसे ही दूसरा मॉलिक्यूल होगा सल्फ्यूरिक एसिड का, ठीक है, एस डबल बॉन्ड ओ और दो क्या होंगे, ओ एच। ये लीजिए, अब देखिएगा ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन देखो कहाँ पर आ गया है, इन दोनों ऑक्सीजन के बिटवीन आ गया। तो एक से तो ये जुड़ा हुआ है कोवेलेंट बॉन्ड से, दूसरे से जुड़ेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। ऐसे ही इससे भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ेगा, और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। दूसरा, जैसे इसमें वाटर ऐड करोगे तो वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ पर आ जाएंगे, और वाटर के मॉलिक्यूल जैसे ही यहाँ पर आएंगे तो देखिए क्या करता है, ये वाटर के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। ये सल्फ्यूरिक एसिड है, यहाँ पर कौन आ गया, यहाँ पर आ गया आपका वाटर, येलो। ठीक है, तो अब बेटा यहाँ से देखो वाटर की हाइड्रोजन आ गई ना, तो ये वाटर के साथ क्या बना लेता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पर क्या आ गया, वाटर। तो सल्फ्यूरिक एसिड में जैसे ही वाटर ऐड करोगे, वाटर के साथ क्या बना लेता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। और जब बॉन्ड बनेगा तो बॉन्ड बनने से क्या रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी भाई। इसलिए वाटर को जब सल्फ्यूरिक एसिड में ऐड करोगे तो ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, एनर्जी रिलीज होती है। इसलिए इसको बहुत धीरे धीरे मिलाना चाहिए, और वो भी स्टिरिंग करते हुए, लगातार हिलाते हुए मिलाना चाहिए। दैट्स राइट। दूसरी चीज़ सुनिएगा, दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सुनिएगा। तो मैंने आपको दो क्वेश्चन के आंसर अभी बताए हैं। कौन कौन से दो क्वेश्चन के आंसर बताएं? पहला क्वेश्चन बताया है कि सल्फ्यूरिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। दूसरा क्वेश्चन मैंने बताया कि वाटर को जब इसमें ऐड करते हैं तो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। क्यों रिलीज होती है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। क्यों? क्योंकि वाटर के साथ, वाटर को जैसे ही इसमें ऐड करेंगे या इसमें वाटर मिलाएंगे तो बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा वाटर के साथ में, जिससे एनर्जी रिलीज होगी। बॉन्ड जब भी बनेगा तो एनर्जी रिलीज होती है। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन ये है कि अगर आपके पास में किसी बीकर में सल्फ्यूरिक एसिड हो और बाहर से इसमें वाटर आप मिलाओ, देखना सल्फ्यूरिक एसिड तुम्हारे पास है और उसमें वाटर ऐड कर रहे हो, या फिर उल्टा आपके पास में क्या है, आपके पास में वाटर है रखा हुआ और वाटर में आप क्या ऐड कर रहे हो, सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर रहे हो। वाटर है और वाटर में क्या ऐड कर रहे हो आप, सल्फ्यूरिक एसिड मिला रहे हो। बताइए कौन सा प्रोसेस आपको काम में लेना है, कौन सा डेंजरस है और कौन सा सही है? इसमें ये मिलाएं या इसमें ये मिलाएं, बोलो। तो इसमें कभी भी कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। देखो सल्फ्यूरिक एसिड कैसे होता है, ऑयली होता है, ऑयली, ठीक है। आप देखो घर पे जब सब्जी बनाते हैं, मम्मी कुछ बना रही होती है तो ये आपका फ्राई पैन है, इसमें आपने ऑयल डाल दिया,
ऑयल गर्म हो गया। अब बताओ गर्म ऑयल में अगर आप बाहर से पानी डालोगे क्या होगा, या फिर आपके पास में एक पॉट है उस पर आपने पानी लिया हुआ है और पानी को बॉईल कर लो, गर्म पानी एकदम, उसमें ऑयल डाल दो, कब क्या होने वाला है, कब आप जलोगे, बोलो कौन सी कंडीशन हार्मफुल है। तो आपको याद रखना है ऑयल अगर आपके पास गर्म है और उस गर्म ऑयल में पानी मिलाओगे ना तो बेटा ये जो वाटर है ना ये वाटर वेपोराइज होकर के बाहर निकलेगा, तो जिससे ये तेल की बूंदें फटाक से बाहर भागेंगी और आप जल जाओगे गर्म तेल से। लेकिन अगर वाटर यहाँ पर क्या है, बॉयल है, ऑयल जैसे यहाँ पर डालोगे तो ऑयल जो है उस ऑयल की लेयर बन जाएगी और ऑयल जो है वो निकल करके बाहर नहीं भागेगा क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट लो है। तो ऐसे ही सल्फ्यूरिक एसिड अगर आपके पास में है तो जैसे यहाँ पर वाटर डालोगे, दोनों की रिएक्शन कैसी है, दोनों की रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक है तो एनर्जी निकलेगी और उस एनर्जी से वाटर क्या बन जाएगा, वेपर में, तो वेपर बाहर निकलेगी, उससे सल्फ्यूरिक एसिड निकल के बाहर आएगा, आपकी स्किन पर गिरेगा और आपको जला देगा। इसलिए अगर वाटर है उस वाटर के अंदर अगर आपने सल्फ्यूरिक एसिड डाला है यहाँ से, ठीक है, तो सल्फ्यूरिक एसिड के लेयर बन जाएगी, सल्फ्यूरिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है तो वो बॉइल होकर के बाहर नहीं आएगा। इसलिए किस में क्या ऐड करना है, तो हमेशा आपको क्या करना है, इनटू वाटर, वाटर में ऐड करना है आपको। किसको ऐड करना है आपको, जो कंसंट्रेटेड एसिड है मस्ट बी एडेड स्लोली इनटू वाटर। एसिड को हमेशा वाटर में मिलाना है, एसिड में वाटर कभी भी नहीं मिलाना है क्योंकि रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी और वाटर वेपोराइज होकर बाहर आएगा, जिससे सल्फ्यूरिक एसिड भी बाहर आएगा उसकी ड्रॉप्स, जिससे आप जल जाओगे। ये आपको याद रखना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। दैट्स राइट। नेक्स्ट, द केमिकल रिएक्शंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आर एज अ रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। सल्फ्यूरिक एसिड की जो केमिकल रिएक्शन है वो किन किन करेक्टरिस्टिक्स के कारण से होती है। पहली बात तो लो वॉलेटिलिटी होती है इसकी। लो वॉलेटिलिटी का मतलब क्या है, बीपी हाई होता है इसका, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ हाई क्यों होता है। दूसरा, स्ट्रॉन्ग एसिडिक करेक्टर है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तीसरा, स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर वाटर। सल्फ्यूरिक एसिड जो है उसकी वाटर के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। दैट्स राइट। इसके अलावा सल्फ्यूरिक एसिड का एक और इम्पॉर्टेंट जो नेचर है वो है एबिलिटी टू एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इससे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो बनता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सबसे फर्स्ट चैप्टर होगा ना, वहाँ पर हम ये डिस्कस करेंगे कि सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है ना बेटा, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी बिहेव कर सकता है। कैसे बिहेव करता है तो देखिएगा, ऑक्सीडाइजिंग नेचर इसमें कहाँ से आ गया, क्यों बन गया ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो देखिएगा एक्चुअल में होता क्या है, कैसे बनता है। तो बेटा एक्चुअल में जो सल्फ्यूरिक एसिड अगर आपके पास में है, सल्फ्यूरिक एसिड अगर आपके पास में है तो इस सल्फ्यूरिक एसिड का अपने आप डिकम्पोजिशन हो जाता है, सेल्फली डिकम्पोज हो जाता है। और जब ये सेल्फली डिकम्पोज होगा तो उससे होता क्या है, उससे ये होता है बेटा कि यहाँ का जो H2 है ना, ये H2 इसकी एक ऑक्सीजन को कैप्ट कर लेता है, कैप्ट करके क्या बना देता है, वाटर बना देता है, और इसमें से निकल जाती है SO2। ठीक है, अब क्या बच गई, अब बच गई एक नेसेंट ऑक्सीजन, और ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है यही दूसरों का ऑक्सीडेशन कर देती है। बस सल्फ्यूरिक एसिड के सेल्फ डिकम्पोजिशन होने से एक नेसेंट ऑक्सीजन बनती है, और ये जो नेसेंट ऑक्सीजन बनी है यही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग नेचर की तरह बिहेव करती है। दैट्स राइट। इन एक्वस सॉल्यूशन सल्फ्यूरिक एसिड आयोनाइज इन 2 स्टेप्स। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन में जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो 2 स्टेप में आयोनाइज होता है। Why? Because sulfuric acid have 2 H positive ions and it donate their both H positive ions. It can donate their both H positive ions. That's right. तो जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, जैसे ही इसको एक्वस सॉल्यूशन में डालोगे, आर्हेनियस बाबा ने कहा है कि जो कंपाउंड एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन देते हैं, 2000 एसिड, तो जैसे इसको एक्वस सॉल्यूशन में डालोगे ये क्या हो जाएगा, आयोनाइज होगा, और आयोनाइज होकर के क्या करता है, अपना H पॉजिटिव रिलीज करके ये हाइड्रोजन सल्फेट आयन बना लेता है। हाइड्रोजन सल्फेट आयन जो बना ये अगेन एक्वस सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, आयोनाइज हो जाएगा और सल्फेट आयन प्रोड्यूस करता है। दैट्स राइट। तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जो कि CBSE एग्जाम में बहुत बार यहाँ से जो पूछा गया है, वो जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है ये वाला, वो क्वेश्चन यही है, द लार्जर वैल्यू ऑफ Ka1।
ठीक है, मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड इज लार्जली डिसोसिएट इनटू H पॉजिटिव आयंस एंड ग्रेटर द वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट K द स्ट्रोंगर इन द एसिड। Ka1 जो है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, दैट्स राइट। तो क्वेश्चन जो पूछा जाता है ना वो देखिएगा क्या क्वेश्चन होता है। देखो आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड है, जब ये डिसोसिएट होगा तो H पॉजिटिव आयन बनाएगा और HSO4 नेगेटिव आयन बनाएगा, दैट्स राइट। सीधा अगर मैं लिखूँ तो यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड का डिसोसिएशन हुआ, फर्स्ट H पॉजिटिव आयन गया है, इसलिए इसका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट यहाँ पर होगा, इस डिसोसिएशन कांस्टेंट को मैं क्या लिख दूंगा, Ka1 लिख दूंगा, दैट्स राइट। फिर ये जो हाइड्रोजन सल्फेट बना, ये हाइड्रोजन सल्फेट अगेन डिसोसिएट होगा, जिससे एक और H पॉजिटिव आयन जाएगा और साथ में सल्फेट आयन बनेगा। अब की बार सेकंड H पॉजिटिव आयन गया तो इसको मैं कहूँगा Ka2। क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है वो क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा Ka1 वेरी वेरी ग्रेटर देन Ka2, हमेशा Ka1 जो है उसकी वैल्यू हमेशा Ka2 से बहुत ज़्यादा होती है। Ka1 ऑलवेज ग्रेटर देन Ka2, यही जो क्वेश्चन है ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए Ka1 ज़्यादा क्यों है, क्योंकि Ka1 में जो H पॉजिटिव आयन रिलीज हुआ वो एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल से रिलीज होता है, ठीक है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल से रिलीज होता है, जिससे ये खूब सारा H पॉजिटिव आयन रिलीज कर सकता है। बट सेकंड स्टेप में देखिएगा Ka2 के लिए जो H पॉजिटिव आयन जो रिलीज हो रहा है ये एक नेगेटिव आयन में से रिलीज हो रहा है, दैट्स राइट। और किसी भी नेगेटिव आयन में से H पॉजिटिव को निकालना कैसा होता है, डिफ़िकल्ट होता है, दैट्स राइट, इट इज़ डिफ़िकल्ट। तो इस नेगेटिव आयन से H पॉजिटिव आयन जो है वो इजीली रिलीज नहीं होगा, इसलिए Ka2 की वैल्यू हमेशा ही लोअर होगी देन Ka1, ठीक है। Ka2 ऑलवेज लेसर देन Ka1, क्यों? क्योंकि Ka1 में H पॉजिटिव रिलीज्ड फ्रॉम अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल, एक जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है वहाँ से H पॉजिटिव रिलीज हो रहा है, तो इट कैन बी रिलीज्ड इजीली released, that's right। but in Ka2 H positive ion released from an anion से रिलीज हो रहा है, नेगेटिव आयन से, और नेगेटिव आयन से एक H पॉजिटिव रिलीज होना कैसा होता है, डिफ़िकल्ट होता है। तो ये H पॉजिटिव आयन इस नेगेटिव आयन से इजीली रिलीज नहीं होगा, देयरफॉर Ka2 इज लेसर, ऑलवेज लेसर देन Ka1। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट्स राइट। इसके बाद लास्ट टॉपिक जो है वो आता है यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड कहाँ कहाँ काम आता है, यूज क्या है। तो एग्जाम में कभी भी यहाँ से कोई क्वेश्चन आता नहीं एक्चुअल में यूजेज से, बट एक बार रीड कर लीजिए इसे। सल्फ्यूरिक एसिड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल है, ठीक है। अ नेसेंस इंडस्ट्री स्ट्रेंथ कैन बी जज्ड बाय द क्वांटिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इट प्रोड्यूस एंड कंज्यूम, ठीक है ना। इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ जो है किसी भी नेशन की वो सल्फ्यूरिक एसिड के प्रोडक्शन और कंज्यूम से ही हम डिसाइड करते हैं। कहीं पर अगर किसी कंट्री के अंदर अगर सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है, इसका मतलब वहाँ इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। इट इज़ नीडेड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ हंड्रेड्स ऑफ अदर कंपाउंड्स ऑल्सो इन मैन इंडस्ट्रियल प्रोसेस, ठीक है। बहुत सारे कंपाउंड बनाने में ये काम आता है, बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोसेस में काम आता है। द बल्क ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स, बनाने में काम आता है। और सारे यूजेस हैं पेट्रोलियम रिफाइनिंग में, मैन्युफैक्चर ऑफ पिगमेंट में, ठीक है, डिटर्जेंट इंडस्ट्री में, मेटलर्जिकल एप्लीकेशन में, ठीक है, स्टोरेज बैटरी में भी सल्फ्यूरिक एसिड काम में आता है, दैट्स राइट। ये इसकी होगी ये कुछ केमिकल रिएक्शंस। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात आपको याद रखनी है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर ही वो चीज़ आ जाएगी। और वो इम्पोर्टेंट बात जो याद रखनी है वो कौन सी याद रखनी है बेटा, वो सुनिएगा। तो ये है कि अगर आपके पास में शुगर हो, शुगर चीनी आप लीजिए, या फिर आपके पास लकड़ी हो और लकड़ी लेकर के उसके ऊपर आप कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड डाल दीजिए, तो जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है ना बेटा, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करेगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह। तो शुगर से, वुड से क्या करेगा, ये सारा का सारा वाटर बाहर निकाल देगा, जिससे क्या बनेगा आपके पास, चारकोल या कार्बन जो है वो बच जाएगा।
शुगर क्या होता है C12H22O11, ये आपके पास शुगर है। इस पर जैसे ही कंसनट्रेट H2SO4 डालोगे, ये H2SO4 क्या करेगा, यहाँ से डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा और यहाँ से सारा का सारा वाटर जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, जिससे क्या बन जाएगा, केवल आपके पास कार्बन बन जाएगा और सारा का सारा वाटर इसने एब्जॉर्ब कर लिया है, चारकोल बच जाएगा। ठीक है ना, तो ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम आता है। इसके अलावा क्या करता है ये बहुत सारे सोल्ट को डिकम्पोज कर देता है। जैसे NaCl है, वहाँ पर अगर आपने H2SO4 डाल के हीट कर दिया तो ये इसको डिकम्पोज कर देगा। 2 NaCl आ जाएंगे, रिएक्ट कर लेंगे, या एक ही NaCl रिएक्ट कर लेगा और HCl बाहर चला जाएगा, यहाँ से HCl बना देगा और NaHSO4 बन जाएगा। ठीक है, तो अपने से वीक एसिड वाले जो सोल्ट होते हैं उनको ये डिकम्पोज कर देता है। इट मीन्स उनके रेलेवेंट या उनके रिसेंबल एसिड्स जो है वो बना देता है। इसलिए एसिड बनाने के लिए भी ये जो है ये काम में लिया जाता है, ये इसका यूज भी हो गया है। दैट्स राइट, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। अब एक बार हम इसको पूरा रिकैप कर लें। तो बेटा सबसे पहले आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फ़र, और एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फ़र में हमने कहा कि बहुत सारे इसके एलोट्रॉप्स होते हैं। मेजर एलोट्रॉप्स 2 थे, रोम्बिक सल्फ़र और दूसरा कौन सा था, मोनोक्लिनिक सल्फ़र। दोनों में हमने डिफरेंस पढ़ा। अभी एक कॉमन चीज़ और यहाँ पर याद रखनी है कि जो रोम्बिक सल्फ़र और मोनोक्लिनिक जो सल्फ़र होता है वो S8 मॉलिक्यूल के फॉर्म में पाया जाता है, S8 मॉलिक्यूल के फॉर्म में पाया जाता है। और इस S8 मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर जो होता है बेटा वो याद रखना है, वो क्राउन शेप स्ट्रक्चर होता है, क्राउन शेप। ठीक है, जैसे महारानी का जो ताज होता है ना, क्राउन, उसके जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, क्राउन शेप स्ट्रक्चर होता है इसका। ठीक है, और ये हम किस तरीके से ड्रॉ करेंगे, क्राउन शेप जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम इस तरीके से बना सकते हैं, ऐसे करके क्राउन ऐसे ही बनाते हैं। ये लीजिए, ये है क्राउन शेप स्ट्रक्चर। ठीक है, और इसके अंदर कितने सल्फर एटम होते हैं, 8 सल्फर एटम होते हैं। तो एक सल्फर इस कॉर्नर पर है, दूसरा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, दैट इज क्राउन शेप स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर। तो जो मोनोक्लिनिक सल्फर होता है और जो रोम्बिक सल्फर होता है, दोनों का जो मॉलिक्यूल है वो S8 मॉलिक्यूल होता है, S8 के फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है। और इस S8 का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो क्राउन शेप स्ट्रक्चर होता है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा सल्फ़र का एक और इम्पॉर्टेंट हम कह सकते हैं एलोट्रॉप होता है, दैट इज प्लास्टिक सल्फ़र। प्लास्टिक सल्फ़र, तो बहुत सारे सल्फ़र होते हैं बेटा, रोम्बिक, मोनोक्लिनिक, इसके अलावा प्लास्टिक सल्फ़र। प्लास्टिक जो सल्फ़र होता है बेटा, ये S6 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसका जो मॉलिक्यूल है ना वो S6 होता है, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है S6 का वो चेयर लाइक होता है, चेयर लाइक होता है। ठीक है, चेयर लाइक कैसे होता है, तो चेयर जो है वो हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, ये लीजिए, ऐसा स्ट्रक्चर होता है। और इसके अंदर देखिएगा ये जो कॉर्नर है, हेयर सल्फ़र 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो प्लास्टिक सल्फ़र ये तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मोनोक्लिनिक और रोम्बिक सल्फ़र में आपको एक चीज़ और एडिशन में याद रखना है कि इनके जो मॉलिक्यूल है वो एसिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और एसिड का जो स्ट्रक्चर है वो क्राउन लाइक स्ट्रक्चर होता है। दैट्स राइट, सल्फ़र के एलोट्रॉप्स। और उसमें हमने कहा रोम्बिक सल्फ़र जो होता है ये लोअर टेम्परेचर पर ज़्यादा स्टेबल है, बट मोनोक्लिनिक जो होता है वो हायर टेम्परेचर पर ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, बट ग्रेविटी हाई होती है, बट उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है बट ग्रेविटी लो होती है। दोनों के दोनों कार्बन डाइसल्फाइड में सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, ट्रांजिशन टेम्परेचर 369 केल्विन होता है। उसके बाद फिर सल्फ़र का पहला इंपॉर्टेंट कंपाउंड हमने डिस्कस किया, और वो क्या था, वो था हमारे पास में सल्फ़र डाइऑक्साइड। ठीक है, सल्फ़र डाइऑक्साइड को बनाने के मेथड्स हमने पढ़े, जिसमें हम सल्फ़र को कंबशन करके सल्फ़र डाइऑक्साइड बनाते हैं, रोस्टिंग से भी बनाते हैं, और कॉपर टर्निंग से भी हम सल्फ़र डाइऑक्साइड को बना लेते हैं। प्रॉपर्टी में हमने कहा कि सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है वो ईजिली लिक्विफाइड हो जाती है, बहुत थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ही लिक्विफाइड हो जाएगी। ठीक है, वाटर में सॉल्यूबल होती है और सल्फ्यूरस एसिड बनाती है। NaOH में अगर पास करेंगे तो ये सोडियम सल्फाइड एंड सोडियम बाईसल्फाइड बनाती है। इसके अलावा
जो SO2 है उस SO2 का हम ऑक्सीडेशन करा के SO3 गैस बना सकते हैं। क्लोरीन के साथ ये सल्फ्यूरिल क्लोराइड का फॉर्मेशन करती है, ठीक है बेटा। और मॉइस्ट जो SO2 है, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से था, मॉइस्ट जो SO2 होती है बेटा वो रिड्यूसिंग नेचर की होती है और किस किस को रिड्यूस कर देती है, जो फेरिक आयन होते हैं इनको फेरस आयनों में रिड्यूस कर देती है, और जो KMnO4 का एसिडिक सॉल्यूशन होता है उसको डीकलराइज करके और मैग्नीज पॉजिटिव 2 आयन के अंदर ये उसको रिड्यूस कर देती है। उसके बाद ये जो SO2 था, सल्फर डाइऑक्साइड, इसका स्ट्रक्चर हमने पढ़ा। इसका स्ट्रक्चर जो होता है बेटा वो ओजोन लाइक स्ट्रक्चर होता है, बेंट स्ट्रक्चर होता है। इसके अलावा हमने इसके यूजेज पढ़े, बट नथिंग इम्पॉर्टेंट इन देयर यूजेस। एक जो बात थी वो ये थी कि जो SO2 होता है इसका ब्लीचिंग नेचर होता है, लेकिन इसका जो ब्लीचिंग एक्शन है वो टेम्परेरी होता है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये किसी भी कलरफुल कंपाउंड को क्या करती है, रिड्यूस करती है, जिससे उसका कलर डिसअपेयर हो जाता है, और जैसे ही वो एयर के कांटेक्ट में आएगा एयर अगेन उसको ऑक्सीडाइज कर देगी, जिससे वापस से कलर आ जाएगा। तो इसका जो ब्लीचिंग एक्शन है वो टेम्परेरी है, परमानेंटली ये उसके कलर को जो है वो फैड नहीं करता है। दैट्स राइट। उसके बाद फिर हमने पढ़ा ऑक्सा एसिड्स ऑफ सल्फर। सल्फर के ऑक्सो एसिड्स के अंदर हमने बहुत सारे एसिड पढ़े, सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, पायरो। बस पायरो में आपको याद रखना था, पायरो के अंदर 2 मॉलिक्यूल को ऐड करके वाटर आपको वहाँ से एस्केप करना है, वाटर को डिसअपेयर करना है, तो आपके पास पायरो सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा, जिसको हमने ओलियम या डाइसल्फ्यूरिक एसिड कहा था। परऑक्सो जहाँ पर भी आ जाए वहाँ पर आपने एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जो है वो इंट्रोड्यूस करा देनी है, जिससे वहाँ पर परऑक्साइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। दैट्स राइट। बाकी के जितने भी ये ऑक्सो एसिड और सल्फर है, यहाँ पर सल्फर की वैलेंसी कितनी होती है, 6, जबकि यहाँ सल्फर की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। उसके बाद फिर हमने पढ़ा सल्फ्यूरिक एसिड, लास्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को बनाना कैसे है, तो हमने कहा सल्फ्यूरिक एसिड तेजाब है, तेजाब से बच के रहना चाहिए, इसका मतलब उसके कांटेक्ट में नहीं आना है, और कांटेक्ट में नहीं आना है इसलिए इसे कांटेक्ट प्रोसेस से ही बनाते हैं। यही 1 नंबर का जो क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन CBSE में पूछा जाएगा। राइट द नेम ऑफ प्रोसेस बाय विच वी कैन प्रिपेयर सल्फ्यूरिक एसिड। दैट्स राइट। सल्फ्यूरिक एसिड को बनाने का जो प्रोसेस है उसका क्या नाम है, दैट इज़ कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कॉन्टैक्ट जो प्रोसेस है बेटा उसके अंदर हम 3-4 स्टेप में सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं। पहले सल्फर से को कंबस्ट करा के SO2 बनाते हैं, देन SO2 कन्वर्टेड इनटू SO3, और उसके बाद SO3 को एब्जॉर्ब किया जाता है थोड़े पहले से बनाए हुए सल्फ्यूरिक एसिड में, जिससे ओलियम बनता है, और ओलियम का जब डाइल्यूशन कराते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। सुटेबल कंडीशन कौन सी है, लो टेम्परेचर होना चाहिए, हाई प्रेशर होना चाहिए, जो कि हम ली-चैटलायर प्रिंसिपल से एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी के अंदर हमने कहा ये कलरलेस होता है, डेंस होता है, ऑयली होता है, ठीक है बेटा। बॉइलिंग पॉइंट जो है इसका हाई होता है, वह हाई बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण से बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है बेटा, ठीक है। वाटर के साथ इसकी एफिनिटी बहुत ज़्यादा होती है, जब वाटर इसके साथ में मिलाया जाता है तो होने वाली रिएक्शन कैसी होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। दैट्स राइट। फिर उसके बाद मैंने कहा कि आपको सल्फ्यूरिक एसिड में वाटर ऐड करना है या वाटर में सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि किस में कौन सी चीज़ मिलानी है। तो आपको याद रखना है कि आपको वाटर लेकर के उसमें स्लोली सल्फ्यूरिक एसिड मिलाना है इनटू वाटर, ठीक है ना। इनटू सल्फ्यूरिक एसिड वाटर ऐड नहीं करेंगे, ठीक है, ये आपको याद रखना है, नहीं तो वहाँ पर ब्लास्ट होगा। इसके अलावा सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है ही, एसिडिक करेक्टर स्ट्रॉन्ग होता ही है। इसके अलावा वाटर के साथ एफिनिटी ज़्यादा है, इसलिए ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह यूज़ होता है। इसके अलावा जो सल्फ्यूरिक एसिड है बेटा वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी बिहेव करता है। क्यों करता है, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड का जब सेल्फ डिकम्पोजिशन होता है तो नेसेंट ऑक्सीजन बनती है, और इस नेसेंट ऑक्सीजन के कारण से ये दूसरों को ऑक्सीडाइज कर लेता है। इसके बाद में सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है इट इज़ आ डाई बेसिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है बेटा ये एक डाई बेसिक एसिड होता है। डाई बेसिक एसिड वाई, बिकॉज इट कैन गिव्स 2H पॉजिटिव आयंस, ये 2H पॉजिटिव आयंस दे सकता है। जब ये अपना फर्स्ट H पॉजिटिव आयन देगा तो देन देयर एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट रिप्रेजेंटेड बाय Ka1, और जब ये अपना सेकंड H पॉजिटिव आयन देगा तो इसका जो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट है उसे हम Ka2 से रिप्रेजेंट करेंगे। और यहाँ पर जो टेक्निकल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बना था वो यही था जो कि CBSE एग्जाम में पूछा जाता है हर साल, वो होता है कि Ka1 की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर होती है Ka2 से।
तो इसका हमें एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा कि Ka1 में जो H पॉजिटिव आयन है वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल से आ रहा है तो इजीली रिलीज होगा, बट Ka2 में जो H पॉजिटिव आयन रिलीज हो रहा है वो एक नेगेटिव आयन से रिलीज हो रहा है, और नेगेटिव आयन से एक H पॉजिटिव आयन जो है वो बहुत आसानी से नहीं निकलेगा, डिफ़िकल्टी होगी, इसलिए Ka2 की वैल्यू हमेशा कम होगी Ka1 से। उसके बाद जो सल्फ्यूरिक एसिड थी, इसकी प्रॉपर्टी होने के बाद में फिर इसके एप्लीकेशंस थे, और एप्लीकेशंस के अंदर कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इसका है नहीं, बस एक चीज़ और याद रखनी थी डिहाइड्रेटिंग एजेंट वाली, कि इसको शुगर चारकोल के ऊपर अगर हम डाल दें तो ये वहाँ से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे क्या बनता है, चारकोल बन जाता है। इसके अलावा ये बहुत सारे सोल्ट का डिकम्पोजिशन करके एसिड का फॉर्मेशन कर देता है। दस राइट। इसके साथ में सल्फर के इंपॉर्टेंट कंपाउंड फिनिश हुए। इवन 15 और 16 जो ग्रुप था आपका पी ब्लॉक में, दोनों के दोनों कंप्लीट हो गए हैं। अब नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें बेटा हम 17 तो जो ग्रुप है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।